यूपी एपीओ मुख्य परीक्षा अब आपके बिल्कुल निकट आ चुकी है। अब आप लोग जाने की तैयारी कर लीजिए। लास्ट टाइम पर ट्रेन में आप लोगों के काम आएगा। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है माइनर लॉस को लेकर के, बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी लेंथी वीडियोस है। खींचकर आपका 15 से 20 मिनट तक की सारी वीडियोस हैं और उसमें बहुत ही केवल महत्वपूर्ण धाराएँ हैं और उनके अंदर के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भाई सबसे ज़्यादा ये आपके 16 माइनर लॉस जो है आपके 100 नंबर के आएंगे और कम से कम इतना है कि भाई अगर आएगा तो इन 16 लॉस के अंदर से ही आएगा, घुमा फिरा के, ऐसा नहीं कि इनके बाहर से कुछ आएगा। इसलिए आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम पर आप लोग बहुत ज़्यादा कि भाई जीएस में हम साइंस टेक में पूरी तरीके से घुस जाएँ, इको में हम बुरी तरीके से घुस जाएँ, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मैं ये नहीं कह रही कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अनलिमिटेड एरिया है, आप उसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ से क्या आ सकता है। 50 नंबर का है, ये भी नहीं कह सकते कि हाफ टाइम कर दिया है कि कितना ज़्यादा पूछा जाएगा, क्या हटेगा क्या आएगा, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जिनमें एक लिमिटेड एरिया कि भाई यहाँ से आएगा ही आएगा, लास्ट टाइम पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस दें। खासकर जैसे आपका 100 नंबर का बीएसए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के, अगर आप उसमें अच्छे से स्ट्रेटेजी करेंगे। अब तो रिवीजन का टाइम है, फुल टाइम आप उसको रिवीजन कर लें 2-3 बार अच्छे से। इंपॉर्टेंट जो उसके सेक्शंस हैं, उसके जो चैप्टर्स हैं, उनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की प्रॉब्लम्स के बारे में तो याद रहेगा। 60+ आप आसानी से ला सकते हैं। दूसरी बात, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का भी हिंदी जो है वो 100 नंबर का है। अब आप लोग कहेंगे कि हिंदी में भी अनलिमिटेड स्कोर है, तो बिल्कुल अनलिमिटेड स्कोर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो लगातार रिपीट होती है, मैंने पहले भी अपने चैनल पर बनाई थी हिंदी में, जो आपके प्रीवियस ईयर के काफ़ी सिनोनियम्स हैं, ठीक है, आपके मतलब पर्यायवाची, सारी चीज़ें जो है मैंने वहाँ पर बनाए थे। एंटोनियम्स है, मतलब सिनोनिम एंटोनियम्स हैं, पर्यायवाची हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आप लोगों को दी हुई। एक बार आप जाकर रीचेक करें। और ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली इन एसओ से बाहर ऐसे नहीं आएगा, एक ऐसे उनमें से आपको रखा हुआ मिलेगा। तो हिंदी मीडियम वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन चीज़ों को फाइनल टाइम पर कर लें। और मैंने आपको लेटर भी बताया था, तो प्लीज़ अगर किसी ने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देखें, ताकि आप लोग भी कम से कम 60-70+ हिंदी में कर सकें। बिल्कुल हिंदी वाले बच्चे कर ले जाते, क्योंकि इस बार इंग्लिश भी है तो दोनों की बराबर की रहेगी। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे रहते हैं, इनका ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें अभी सिलेबस भी हम लोगों के सामने नहीं है और रिवीजन सबसे बड़ी पावर होती है। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग के पास इंग्लिश ही कि भाई हम इंग्लिश में पूरा का पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन रटने पर लगे रहें, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए अब मेन अपने एक्ट पर आते हैं। ये हमारा एक्ट है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुच्छेद 7(9) का निवारण अधिनियम 2024। इसका मेन बात है, इसके उद्देश्य तो मैंने आपसे पहले कहा था, सब आपको यहाँ पर करने हैं। अगर हम इसके मेन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग देखें, उद्देश्य का क्या है, जो सार्वजनिक परीक्षाएं हैं उनमें जो अनुचित साधन होता है उनको रोकना, परीक्षा से पहले जो प्रश्न पत्र प्रकट कर देते हैं, लीक कर देते हैं, उस चीज़ को रोकना, जो सोल्वर गृह होते हैं उनको प्रोहिबिट करना, इस तरह के मामलों को रेगुलेट करता है। जो परीक्षा उसकी निष्पक्षता को बनाए रखना, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखना और एग्जाम में पारदर्शिता निष्पक्षता लाना, इस तरीके के इसके क्या हो सकते हैं, उद्देश्य होंगे। अब आते हैं डेफिनेशन क्लोज पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्ट जो था आपका 15 जुलाई 2024 को एनफोर्स हुआ है। और पहले ये सब जो, अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना, यूपी के जितने भी लॉज हैं पहले ऑर्डिनेंस थे, फिर ठीक है, उसके बाद इन पर अधिनियम बन गया, तो इनकी डेट आपको वही मिलेगी जो ऑर्डिनेंस वाली थी। अब यहाँ पर सार्वजनिक परीक्षा का संचालन 2A, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें तैयार करनी है। देखिए 2A सार्वजनिक परीक्षा का संचालन, तो संचालन का मतलब क्या है कि जब से प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, जब तक उनका मूल्यांकन होकर रिजल्ट इशू किया जाता है, यानी कि प्रश्न पत्र बनाने की तैयारी से रिजल्ट इशू करने तक का पूरा प्रोसेस जो है वो इसका क्या है, कंडक्शन में आएगा। परीक्षार्थी कौन है, जो परीक्षा दे रहा है, ठीक है। इनके गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सार्वजनिक पद होते हैं उन पे अगर किसी व्यक्ति को परमिशन दी है परीक्षा देने की, तो वो यहाँ पर परीक्षार्थी माना जाता है। अब बहुत से हमने देखा होगा कि जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं वो अपनी तरफ से जो मतलब स्क्राइब हैं उनको मतलब अथोराइज कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर जो परीक्षार्थी कैटेगरी में काउंट होंगे। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है वो है परीक्षा प्राधिकरण, यानी कि वो अथॉरिटीज़ जो मतलब एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, कौन कौन सी हैं वो, तो देखिए आपका यूपीएससी कराती है, यूपीपीसीएस कराती है, ठीक है, यानी कि यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपका उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमेटी, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। और इस तत्समय जो हमारी मतलब लॉज हैं विधियों के अकॉर्डिंग, जैसे कि बोर्ड है आपका, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड, मतलब जो बोर्ड हैं अलग अलग आते हैं, आपके जो विश्वविद्यालय हैं या फिर प्राधिकरण या निकाय हैं, देखिए वो भी यहाँ पर परीक्षा प्राधिकरण आएंगे, क्योंकि भाई वो भी तो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ना। या फिर इनके द्वारा जो कोई और मतलब भर्ती समिति का गठन किया जाता है, बनाई जाती है इन तीनों के द्वारा, ठीक है। या फिर अगर राज्य सरकार जो है समय समय पर और भर्ती समिति इसमें इंक्लूड अगर करती है, तो ऐसी स्थिति में
तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या आएंगी, परीक्षा प्राधिकरण 2C में डिफाइन किया गया। इसको आप यहाँ से रिवाइज करें, आप तो रिवाइज ही करेंगे। फाइनल टाइम की बात बता रही हूँ कि लास्ट टाइम पर अब आपको क्या क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कुछ कर रखा है, अच्छी बात है, और फाइनल टाइम पर लास्ट टाइम पर क्या चीज़ें आपको दिमाग में पूरी तरीके से फिट रखनी है। आपके बाद आता है 2G में आपको तैयार करना है सार्वजनिक परीक्षा क्या है, क्योंकि अधिनियम भी हम क्या पढ़ रहे हैं, सार्वजनिक परीक्षा पढ़ रहे हैं हम, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। सार्वजनिक परीक्षा क्या है, तो देखिए सार्वजनिक परीक्षा क्या है, तो कोई भी ऐसा लोकपद, मतलब हमारे जो सरकार के अधीन जो पद होते हैं उन पर जो भर्ती कराई जाती है, नियमितीकरण कराया जाता है या प्रमोशन कराया जाता है, इन सब के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा होती है वो सार्वजनिक परीक्षा होगी। ठीक है, इससे क्या होगी, सार्वजनिक परीक्षा होगी। या फिर ऊपर हमने क्या देखे थे, जो आपके बोर्ड थे, विश्वविद्यालय थे, निकाय थे, अगर ये कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, शैक्षणिक विशिष्टता देने के लिए या किसी भी अध्ययन में पाठ्यक्रम देखते हैं ना कि बहुत से, जैसे कि किसी भी हमें कोर्स में अगर एडमिशन लेना है तो हमें एंट्रेंस देना होता है, तो वो जो एंट्रेंस है उस अध्ययन में प्रवेश करने के लिए आपका नीट होता है, जेई होता है, आपके एलएलएम वगैरह क्लैट होता है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये भी आपके सार्वजनिक परीक्षा की कैटेगरी में आएंगी। या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर और चाहे तो उनको भी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएंगे हम सोलवर गिरोह। अब सोलवर गिरोह से प्रश्न मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। सोलवर गिरोह क्या होता है, उसको प्रतिषिद्ध किया जाना और उसके लिए दंड। तो सोलवर गिरोह क्या है, 2I में दिया हुआ है आप लोगों का, प्रतिषिद्ध आपका इसमें दिया हुआ है जो है सेक्शन 11 में, और पनिशमेंट है सेक्शन 13 में। ये तीनों चीज़ें आप एक साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और सोलवर गिरोह कौन है, तो देखिए सोलवर गिरोह से तो हमें एकदम समझ आ रहा था, गैंग है, एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों का पूरा क्या है, ग्रुप है, समूह है। तो ये क्या कर रहे हैं कि सोलवर गिरोह का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या कोई भी, मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है जो एग्ज़ाम सॉल्व करता है, वो भी तो यहाँ पर सॉल्वर हो सकता है ना, या व्यक्तियों का समूह है जो या तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जो सार्वजनिक परीक्षा में देखिए क्या कर रहा है, तो या तो स्वयं परीक्षार्थी होने का दिखावा कर रहा है, मतलब ये कर रहा है कि मैं परीक्षार्थी हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, परीक्षार्थी, जिसको ऑथोराइज किया गया परीक्षा देने के लिए, या तो दिखावा करता है, वास्तविक परीक्षार्थी की तरफ से प्रेजेंट होता है। दूसरी कंडीशन, सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पत्र हैं उनमें या उनके किसी भाग की जो प्रतिलिपि है उसको सार्वजनिक परीक्षा के जब संचालन हो रहा हो उससे पहले उसके दौरान क्या कर रहा है, किसी भी तरीके से प्राप्त करता है और फिर हल कराता है और परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ प्रदान कराता है इस प्रकार से। या फिर किसी भी जो संचार माध्यम है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कोई भी चिप वगैरह लगा दी जाती है, या आपके चश्मे वगैरह आपके यहाँ पर भी लगा दी जाती है, चश्मे वगैरह के वहाँ पर भी, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके माध्यम से अगर बच्चों को अनुचित सहायता प्रदान करा रहा है, वो सारी चीज़ें या इसमें और भी अनुचित लाभ जो बच्चों को दिया जा रहा है शामिल माना जाएगा। तो ये सोलवर गिरोह होता है। उसके बाद हम ये तो देख लें कि भाई ठीक है, जो सोलवर गिरोह है, गैंग है, ये है बच्चों को अनुचित लाभ पहुंचा रहा है। लेकिन अनुचित लाभ क्या होगा, अनुचित लाभ केवल सोलवर गिरोह पहुंचा सकता है, नहीं। अब ये 2 के आप पढ़ेंगे, अनफेयर मीन्स क्या है, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनफेयर मीन्स अनुचित साधनों का यूज़ करना। अनुचित साधनों का यूज़ जो बच्चा परीक्षा दे रहा है वो खुद भी कर सकता है। कैसे, कि भाई कोई भी लिखित सामग्री ले जाने के लिए वो ऑथोराइज नहीं है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या लेके जा रहा है, वो कोई लिखित सामग्री लेकर जा रहा है, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की हेल्प ले रहा है। ठीक है, जो चीज़ें वो वहाँ पर करा रहा था वो यहाँ पर इस प्रकार की हेल्प ले रहा है बच्चा खुद, या अपने शरीर या कपड़ों या जिस हॉल में उसका एग्जामिनेशन हॉल उसके फर्नीचर पर, फिक्सचर पर, फिटमेंट पर कोई ऐसा चिन्ह बना रहा है जो परीक्षा में काम आ सकता है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को वो करता है परीक्षार्थी खुद, तो वो भी ये चीज़ें क्या है, अनुचित साधन मानी जाएंगी। अब अगर कोई अदर पर्सन है वो क्या कर रहा है, अब अदर पर्सन भी हमने जो पीछे देखा था वही है कि मतलब जो प्रश्न पत्र हैं उनको प्रकट कर रहा है, समय से पूर्व प्रकट करने का प्रयास कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, कब्जे में रख रहा है, परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रश्न पत्र को हल कर रहा है परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पहले, या परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, अगर इस तरीके का काम करता है तो वो भी क्या होगा, ये सारी चीज़ें अनुचित साधन की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, और उसके बाद अब हमारा आता है सेक्शन, अब आती है तो हमारा डेफिनेशन क्लोज था। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ से करना है सेक्शन 5, आप लोग देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली लागू नहीं होता कि जब भाई हमने आप लोगों को जो है पेपर दे दिया, जैसे आप परीक्षा सेंटर पर जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कि आपका जो पेपर है, अब आप यूपी एपीओ देने जा रहे हो, तब उन लोगों के कब्जे में है ना वो पेपर, वो जो हमारा प्रश्न पत्र उन लोगों के कब्जे में है। अब वो क्या करेंगे, उनकी ड्यूटी बनती है कि जब तक टाइम ना, उससे पहले नहीं खोलेंगे, जब बिल्कुल टाइम हो जाएगा तभी उसको जो है वहाँ से खोला जाएगा। तो वो अगर तुम्हें किसी प्रश्न पत्र का कब्जा दे दिया है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसे
उसको समय से पहले ना तो खोलोगे और ना उसको वितरित करोगे उसके, ठीक है। अगर तुम इस प्रकार का कोई काम करते हो कि मतलब उस प्रश्न पत्र को समय से पहले खोल रहे हो, लीक कर रहे हो या उसके संबंध में बच्चों को कोई सूचना दे रहे हो, तो वो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग दोषी माना जाएगा। और पनिशमेंट यहाँ सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग मिलेगी, 13(3) के अकॉर्डिंग। इनके 5 की जो पनिशमेंट है 13(3) के अंतर्गत आती है। 2 साल से 10 साल तक की तो सजा है और 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का इसमें फाइन है। अब उसके बाद 6 कहता है सूचना देना। मतलब भाई हमने तुम्हें बड़े विश्वास के, मतलब क्योंकि जब कोई आपका इस प्रकार का जो पब्लिक एग्जाम होता है ना, वो कोई एक अथॉरिटी नहीं कराती, ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोगों का लिंक रहता है। तो अब ये 6 वही कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से संबंधित काम अगर सौंपा गया है तो तुम उसके संबंध में कोई भी सूचना किसी परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुँचाने के पर्पज से नहीं दोगे, ठीक है। 5 तो प्रश्न पत्र का लीक करने से मना कर रहा है। 6 कह रहा है अगर तुमको कोई इन्फॉर्मेशन सौंपी गई है तो तुम उसको लीक नहीं करोगे, इन्फॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति को नहीं बताओगे, मतलब परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के पर्पज से। सेक्शन 7 अब हमारा कहता है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर प्रतिबंध। ये नॉर्मल है, अगर आप इसे इतना मैंडेटरी नहीं ये लग रहा है कि भाई परीक्षा केंद्र पर कौन प्रवेश करेंगे, या तो परीक्षार्थी करेंगे या फिर वो लोग जिन्होंने उसका कंडक्शन, इनके संचालन सौंपा गया परीक्षा को कराने का, इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर जो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हैं 8 और 9 एक साथ आएंगे। ये एक साथ कैसे हैं भाई? 8 तो ये कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो पेपर था ना वो ऊपर से नीचे तक जितने भी लोगों के पास गया, जैसे कि हमारे आयोग हैं, जो परीक्षा प्राधिकरण आपने पीछे देखे, परीक्षा प्राधिकरण में आपने 4 चीज़ें देखी भाई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो गया, आपका कोई भी बोर्ड है, विश्वविद्यालय निकाय है, भर्ती समिति है, वो सारी चीज़ें क्या थे? परीक्षा प्राधिकरण थे। तो इनके जो अधिकारी हैं या इनका जो स्टाफ है, या पहली कंडीशन, उसके बाद जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले जो और बाकी अथॉरिटीज़ हैं, स्टाफ है, मैनेजमेंट है वो, और सोलवर गिरोह परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। 8 कह रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही सेक्शन 9 क्या कह रहे हैं कि भाई 8 में तो खुद अपनी मर्जी से अगर करा रहे तो नहीं करेंगे। 9 कह रहे कि अगर कोई सोलवर गिरोह इन बेचारों को परीक्षा प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी या फिर जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं संचालन करने परीक्षा का, उन लोगों को नहीं डराएगा, धमकाएगा, प्रलोभन देगा कि वो जो है उस परीक्षा के संबंध में कोई बात उनको बताएं, ठीक है। 9 कह रहे कि भाई आप उनको इस तरीके से क्या प्रभावित भी नहीं करोगे। इसके बाद जैसे मैंने कहा था पीछे आपका 2I के अंतर्गत हमने सोलवर गिरोह पढ़ा था कौन होता है। अब सोलवर गिरोह पर प्रतिषेध है। प्रतिषेध क्या है भाई? ये बात आप अब ध्यान से सुनेगा। इस पर प्रतिषेध ये है कि ये जब परीक्षा चल रही हो ना उसके दौरान या उससे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा, पहली कंडीशन। 11 सब प्रतिशत लगा रहा है। सोलवर गिरोह कौन होगा आपने 2I में देख लिया। अब 11 क्या कह रहे हैं कि अब उस पर कुछ प्रोहिबिशन है, क्या कि वो जब परीक्षा चल रही हो उससे पहले या उसके दौरान परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। सार्वजनिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसके किसी भागों से अपने पास नहीं रखेगा, ना ही खोलेगा। परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ नहीं पहुंचाएगा, मतलब प्रश्न पत्र के किसी भाग का उसको हल नहीं करेगा। वो परीक्षा प्राधिकरण जो पेपर में लगे हुए हैं उनको डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर किसी भी प्रकार से सेंटर में प्रवेश नहीं कर सकता है। या फिर और बाकी अलग चीज़ें हैं कि उनको प्रेरणा, धमकी के द्वारा तुम एनफोर्स कर रहे हो, अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे हो, कुछ जानकारी देने का वादा कर रहे हो, तो इस प्रकार की हर चीज़ पर उन पर प्रोहिबिशन लगा दिया गया है। 12 हम जो देखते हैं ना मूल्यांकन, अब मूल्यांकन की बात आ जाती है कि भाई ठीक है पेपर वाला सिस्टम पूरा हो गया लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हेरा फेरी कर रहे हो हमारे मूल्यांकन में, ठीक है, मैनिपुलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आते हैं 13 में पनिशमेंट। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ देखिए पनिशमेंट आपको मोस्टली सबसे ज़्यादा किसकी याद रखनी है, तो आप यहाँ पर 3 पर आइए। जो आपके वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो शुरू हो रहा है पेनल्टी के लिए, एक तो यहाँ पर मोस्टली ये बात है कि सुबह व्यक्ति था कि अगर कोई परीक्षार्थी करता है ना उल्लंघन, तो फिर उसको क्या किया जाएगा? परीक्षा का उसका परिणाम रोक दिया जाएगा और उस कैलेंडर वर्ष के उत्तरवर्ती एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बच्चे के लिए। अब बाकी ये आप सेक्शन यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर यही सलाह दूंगी, अगर आप लोगों की भाई मेमोरी अच्छी है और आप लोग अगर पनिशमेंट याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत सारी पनिशमेंट है, लेकिन आप इसमें ना सोलवर गिरोह की पनिशमेंट जरूर याद रख लेना, क्योंकि आपकी 5 में दी हुई है 13,
5 में, 7 साल से 14 साल, 10 लाख से 25 लाख। इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि सोलवर गैंग वाला जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद 14 इनके लिए आता है जो जिन लोगों को सार्वजनिक परीक्षा के संचालन का कर्तव्य सौंपा गया है ना, अगर वो लोग उसमें क्या कर रहे हैं, उपेक्षा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उन पर 14 अप्लाई होगा। उसके अलावा देखिए 16 आप लोगों को बिल्कुल तैयार करना है, संपत्ति की कुर्की है भाई। ये जो सोलवर गैंग था ना, इसने पेपर सॉल्व करा करा के बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया लोगों का, समझ रहे हो, तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा, अटैच कर दी जाएगी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति जो है सेक्शन 8, 9, 11 के अकॉर्डिंग जो संपत्ति धारण नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा, कर्जित किया है। मेन चीज़ स्रोत या 2 से ये कह रहे हैं कि भाई डीएम को अगर विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में जो प्रॉपर्टी है ना, चल हो या चल हो, वो उसने इस अधिनियम के अंतर्गत ऑफेंस करके प्राप्त किया, तो उसको क्या कर देगा, यहाँ पर अटैच कर देगा, कुर्की का आदेश दे देगा। कुर्की में आपके BNSS के प्रोविजंस लागू होंगे। फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रशासक नियुक्त करेगा, उसको पुलिस हेल्प दिलवाएगा। अब कोई अदर पर्सन जो आएगा वो 3 महीने के अंदर, मतलब जब से कुर्की की जानकारी होती है तो 3 महीने के अंदर वो क्या कर देगा, डीएम को आवेदन करेगा, क्या कि वो सोर्सेस बताएगा कि उसने प्रॉपर्टी कहाँ से एक्वायर्ड की थी। अब डीएम को अगर लगता है कि भाई ठीक बात है, इसने तो अलग अलग उसके जो सोर्सेस उसने दिए थे अभ्यावेदन में, उनसे वो सेटिस्फाइड हो गया, तो क्या कर देगा, प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा। यहाँ तक मेन चीज़ हो गई। अब यहाँ के बाद अब हमारा आ जाता है जुडिशियल सिस्टम। ये एग्जीक्यूटिव को पावर थी, अब सब सेक्शन 6 से हमारा आता है जुडिशियल 8 से। अब ये क्या करे कि भाई अगर डीएम जो है, अगर मानो किसी व्यक्ति ने आवेदन ही नहीं किया था प्रॉपर्टी को अटैचमेंट कुर्की को रिलीज करने के लिए, आवेदन कर दिया लेकिन डीएम ने उसको रिलीज नहीं किया, तो डीएम मामले की सारे रिपोर्ट सहित किसको भेज देगा, वो कोर्ट जो उस मामले को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है उसको भेज देगा। पहली कंडीशन। दूसरे विक्टिम को पावर दे रही है कि भाई मानो डीएम ने या तो कुर्की नहीं की, कुर्की की तो रिलीज कर दिया। अब वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो पीड़ित व्यक्ति था वो क्या करेगा, सक्षम न्यायालय को आवेदन करेगा कि भाई वो है जो है ये जांच करे कि आखिर उसने जो संपत्ति प्राप्त की है वो कहाँ से प्राप्त की है, ठीक है। उसके बाद मानो जो हमारा न्यायालय है उसको सारी चीज़ें पता चल जाती है, मतलब डीएम का अगर रिपोर्ट मिली या पीड़ित का आवेदन मिला तो वो जांच करेगा, उनके साक्ष्य के लिए डेट फिक्स करेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा साक्ष्य लेगा। इन सब पर विचार करने के पश्चात अगर उसको 2 चीज़ें लगेंगी, भाई अगर लगा कि प्रॉपर्टी इस अधिनियम के अंतर्गत ही प्राप्त की गई है तो उसको कुर्की का आदेश दे देगा, मतलब जो भी डिस्पोजल वाली चीज़ें होती हैं, अगर उसको लग रहा है कि भाई नहीं, तो वो प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आती हैं, ठीक है। मैं कहूँगी कि यहीं पर यहीं तक। उसके बाद सेक्शन 19 आपका इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप पूरे इसको करें कि भाई वो सारी संस्थाएं शामिल कर लें जिनको मतलब कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया पेपर कराने के लिए, मैनेजमेंट आयोजित कर रहे हैं वो लोग, या ट्रांसपोर्टर मतलब वो जो लेके जाते हैं पेपर को, जो आपका कन्वेंस रहता है, ट्रैवल कन्वेंस रहता है, उन सबको अगर भाई उनकी कहीं पर किसी की भी यहाँ पर उपेक्षा पाई जाती है ना, तो उस परीक्षा के लिए जितना भी लागत पैसा लगा था सब ले लिया जाएगा, जो कोर्ट डिसाइड करेगा, और उसके बाद उनको डिबार कर दिया जाएगा किसी भी परीक्षा से के संबंध में। तो ये यहाँ तक देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के हो जाते हैं। तो भाई इसी के अलावा प्लीज़ इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो भाई आप कर लीजिए, बट मैं यहीं पर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इन्हीं चीज़ों को आप मोस्टली जो है अपना रिवीजन करें। तो आज के लिए इतना ही भाई, क्योंकि अब तो वैसे भी परीक्षा आपके पास अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो बस आप लोग जितना कर सके रिवीजन करें, और एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए।